अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, थर्ड उसका टॉपिक है ये। तो क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की। इसमें हम एंजाइम्स को क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट दो तरीक़ों से। एक तो ओल्ड मेथड होता है और एक न्यू मेथड होता है। क्लासिफिकेशन का पर्पस सिर्फ यही होता है, आपको पता है, कि किसी भी चीज़ की स्टडी को हम आसान करने के लिए, अपनी आसानी के लिए जो है हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ की बिना पे, कुछ डिफरेंसेस की बिना पे, ठीक है, तो उनको क्लासीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको जो क्लासिफिकेशन है इनकी दो तरह से हुई है, एक तो ओल्ड मेथड के थ्रू और एक न्यू मेथड में, ठीक है। अब ओल्ड मेथड जो है इसको देख लेते हैं कि इसमें एंजाइम्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता था। अब इसमें क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को यूज़ करते हुए, द एंजाइम्स आर नेम्ड, एंजाइम्स की नेमिंग की जाती थी, इनको नेम दिया जाता था बाय एडिंग द सफिक्स एज। कहता है कि कुछ इनके नाम में क्या कर दिया जाता था कि ये जो सफिक्स है, सफिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स कुछ लेटर्स को, ठीक है, यानी कि हर लेटर के एंड पे आपको जो है ना सेम लेटर्स को जो है ना ऐड, कुछ वर्ड्स के एंड पे मतलब कुछ सेम लेटर्स को आप ऐड करते हैं, जैसे ASC है, ठीक है। तो टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट का नेम है, यानी कि एक सबस्ट्रेट है उसके ऊपर एक एंजाइम जो काम करता है, ठीक है। अब उसका नाम क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट का नेम होगा उसके, उसी सबस्ट्रेट के नेम के आगे आपने ASC के स्पेलिंग लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन का मेथड था, इनको नेम देने का मेथड था, ठीक है। तो खैर ये जो लेटर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सफिक्स की एडिशन कर दी जाती थी कहाँ पे, सबस्ट्रेट के नेम के बाद, ठीक है, नेम के एंड पे लिखते होते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइपेज, ठीक है। अब लाइपेज जो है ना स्टूडेंट, ये LIP, ठीक है, ये जो वर्ड है ये निकला है लिपिड से, ठीक है। तो लिपिड जो है अब इसमें क्या कहता है कि ये लाइपेज, जब इससे पहले आपने ASC लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि लिपिड्स को या फैट्स को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, यानी उनके ऊपर काम करेगा। उसके बाद सेलुलोज की बात करते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज में सेलुलेज है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि ये सेलुलोज को जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा। अब यहाँ पे ये देख लें सेलुलो, और फिर उसके बाद OSC की जगह उन्होंने क्या लगा दिया, ASC, ठीक है। तो जो है ये सबस्ट्रेट, उसके नेम के आगे उसने क्या कर दिया, ASC का एडिशन कर दिया। इसी तरीके से फैट्स हैं या लिपिड्स भी इनको कहते हैं, तो इनके नेम के आगे जो है ASC लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल बताई हुई है, ठीक है, ओल्ड मेथड के थ्रू जो नेमिंग हुई है, उसमें सबसे पहले ईस्टरेज आ जाता है, ठीक है। ईस्टर जो है ये सबस्ट्रेट का नेम है और एज जो है वो एंजाइम की वजह से आगे इसके साथ, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स, कहते हैं ये एंजाइम्स का ग्रुप होता है, दैट हाइड्रोलाइजेज द लिपिड्स। तो ये भी क्या करता है कि हाइड्रोलाइज कर देता है किसको, लिपिड्स को, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि लाइपेज, यानी ये जो ईस्टरेज है, ठीक है, इसको मतलब एक मेजर क्लास है, एक बड़ी क्लास है, यानी कि इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स आएंगे जो कि लिपिड्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले उसने डिस्कस कर दिया लाइपेज को, यानी ये जो है ईस्टरेज की जो है ये मेजर क्लास है, और उसके आगे सब क्लास में हमारे पास लाइपेज आ जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द पिंक्रियाटिक जूस ऑफ द एनिमल एंड द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी होती है और जो एनिमल होते हैं, इनके बॉडी के अंदर जो पिंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, पिंक्रियाटिक जूस स्टूडेंट हमारे पिंक्रियाज से, हमारे लबलबा से सक्रीट हो रहा होता है, जो जाके खुराक को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, लिपिड्स को, प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो लाइपेज है ये उस जूस के अंदर, पिंक्रेटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड द ऑयली सीड्स, और इसके अलावा ऑयली सीड्स के अंदर, ठीक है, एनिमल और ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, उनकी यानी पिंक्रेटिक जूस के अंदर, और फिर उसके अलावा ऑयली सीड्स, यानी कि ऐसे सीड्स जिनके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर लाइपेज प्रेजेंट होगा। अब कहते हैं कि लाइपेज हाइड्रोलाइजेज द फैट्स मॉलिक्यूल टू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरीन, यानी कि ये जो लाइपेज इंजाइम जाके एक्ट करेगा ना फैट्स के ऊपर, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरीन के अंदर, ठीक है, यानी इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आ जाता है अमाइंडेज आ जाता है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि दीज आर द एंजाइम, ये वो एंजाइम है दैट प्रेजेंट इन द लीवर, जो कि लीवर के अंदर यानी जिगर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का मतलब क्या है कि जो हमारी आंत है उसकी जो कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये उसको, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है अमाइनोडेज, ठीक है। अब कहते हैं कि दे विल कैटालाइजेस, यानी ये कैटालाइज करता है द अमोनिया रिलेटेड ब्रेकडाउन रिएक्शन, यानी जहाँ जहाँ पे अमोनिया होगा ना वहाँ वहाँ पे ये उन रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है, अमाइंडेज। उसके बाद कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर, आप ये भी मेजर क्लास है, इसके अंदर जो अमोनिया को की ब्रेकडाउन करने के लिए जो एंजाइम्स आते हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास आर्जिनेज आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि इट कन्वर्ट आर्जिनिन टू यूरिया,
अब ये क्या करता है कि जो आर्जिनिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यूरिएज है, ठीक है, यानी कि यूरिया की ब्रेक डाउन करेगा। तो इट इज़ फाउंड इन द लीवर सेल्स एंड द सोयाबीन सीड्स, ठीक है। तो लीवर सेल्स के अंदर जिगर के जो सेल्स हैं और सोयाबीन सीड्स, ठीक है, इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इट कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया के ऊपर, ये यूरिया है ना, तो यूरिया के आगे एज लगा दिया, ठीक है, यानी ये यूरिया के ऊपर एक्ट करने वाला है। तो यूरिया को ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो है न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड अब स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे से जो है ना आप कह लें कि बेसिक यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके, हमारे डीएनए के, आरएनए के, ठीक है। डीएनए और आरएनए हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ना हमारी जितनी भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर इन दोनों का रोल होता है, डीएनए और आरएनए का, ठीक है। यानी कि हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे माँ बाप से मिल रही होती हैं, ठीक है, और उन माँ बाप से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, जैसे हमारी स्किन का कलर है, आई का कलर है, हमारी जो है हेयर कलर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और ये किसकी हेल्प से हो रहे होते हैं, डीएनए की। अब जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है, कहते हैं कि ये एंजाइम्स का वो ग्रुप होता है दैट एक्ट ऑन द न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल राइबोन न्यूक्लियेज, ठीक है। तो जो राइबोन न्यूक्लियेज है ये एंजाइम का नेम है, ये एक्ट किसके ऊपर करता है, आरएनए के ऊपर। और उसके बाद डीऑक्सी राइबोन न्यूक्लियेज, ठीक है, तो ये किसके ऊपर करेगा, डीएनए के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कार्बोहाइड्रेजेस हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेजेस का मतलब क्या है कि ऐसे इंजाइम जो कि किसके ऊपर एक्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे। तो दिस क्लास इज नेम्ड आफ्टर दूज इंजाइम्स दैट कैन कैटेलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि इसके अंदर वो इंजाइम्स आते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं, अगर वहाँ पे कहीं शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर आके इन इंजाइम्स ने एक्ट करना है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है एक तो सुक्रेज आ जाता है और दूसरा माल्टेज आ जाता है, ठीक है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा और माल्टेज जो है वो माल्टोज पे करेगा। तो कहते हैं कि जो सुक्रेज है इट इज़ प्रेजेंट इन द यीस्ट, यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी यीस्ट क्या होता है, खमीर, खमीर के अंदर, और हमारी जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या आ जाते हैं कि जो हमारे पिंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, हमारा ये जूस जो है क्या कर रहा होता है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आगे कहता है कि इट काज हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्या काम कर रहा होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। हाइड्रो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है किसकी, सक्रोज की इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को में ये कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज को, ठीक है। ये पूरा साइकिल आपने सुक्रेज का देखा था, जो सबसे पहला वाला लेक्चर था इसका, चैप्टर नंबर 5 का जो पहला लेक्चर था उसके अंदर ये साइकिल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद माल्टेज में कहता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है और ये कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। स्टूडेंट जितनी भी शुगर्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर एनर्जी को हासिल करने के लिए। तो माल्टोज भी एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आ जाते हैं, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। दीज एंजाइम्स कैटेलाइजेज द प्रोटीन ब्रेक डाउन रिएक्शंस, ठीक है। अब ये ऐसे रिएक्शन को कैटेलाइज करवाएंगे जो कि जिसमें प्रोटीन की ब्रेक डाउन होनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये उन रिएक्शंस को जाके एक्ट करेंगे उनके ऊपर। अब इसमें सबसे पहले पेप्सिन आ जाती है, ठीक है। पेप्सिन जो है ये भी एक हमारी जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टूडेंट, जो हमारे मैदे के अंदर सेक्रीट हो रहा होता है, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये केमिकल, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर ये जो है ना हमारे जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इट इज़ फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द एनिमल, ठीक है। एनिमल के जो अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, मैदे का जो जूस होता है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द प्रोटीसेस एंड पेप्टोन, ठीक है। यानी कि ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को किसके अंदर, प्रोटीसेस के अंदर और पेप्टोन के अंदर। ये दो जो आपके हैं कंपाउंड्स, ठीक है, इनके अंदर इसको जो है ये कन्वर्ट करेगा। उसके बाद रेनिन आ जाता है। रेनिन के बारे में कहता है कि इट इज़ अ मिल्क कोआगुलेटिंग एंजाइम्स,
अब कहता है कि ये मिल्क को जो है कोएगुलेट कर देता है, यानी जमा देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम जब भी दूध पीते हैं ना, तो वो उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि इसको सबसे पहले इसका दही बनाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर, इसको कर्ड किया जाता है, इसको जमाया जाता है, कोएगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कोएगुलेशन है, ठीक है, इसके बाद इसकी जो है ना फर्दर फिर ब्रेक डाउन होती है और इसको इसके यूजफुल इंग्रेडिएंट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे एक रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ये सारा काम कर रहा होता है, और अगर ये ना हो तो फिर ऐसे लोगों को, यानी ये एंजाइम ना हो तो ऐसे लोगों को जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उनको मिल्क लेने में प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई उनको इशू बना रहता है। ठीक है, यानी मिल्क उनको सूट नहीं करेगा। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि उनके अंदर ये रिनीन जो है ये इसकी कमी होती है और वो दूध नहीं ले सकते। तो खैर ये क्या करता है, कोएगुलेट कर देता है मिल्क को। फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टमक ऑफ द मैमल्स। ठीक है, यहाँ से अब ये जो फ्रेश है इसको तो खैर काटते हैं आप, ये कोई सेंस नहीं बनती इसकी। तो कहते हैं कि ये जो स्टमक होती है, स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर ये भी प्रेजेंट होता है मैमल्स की। ठीक है, मैमल्स यानी जो एनिमल्स हैं। आगे कहते हैं कि इट कर्डल्स प्रोटीन ऑफ द मिल्क, तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उसको कर्डल्स कर देता है, यानी जमा देता है, कोएगुलेट कर देता है, फिर उसके बाद उसकी जो ब्रेक डाउन की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, वो है न्यू मेथड। ठीक है, न्यू मेथड में अब ये तो आपने देख लिया था कि सिर्फ क्या किया था कि इनके नेम के आगे हम लोगों ने ASC लगा दिया था। अब ये जो न्यू मेथड है इसमें कहते हैं कि दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज IEC। ठीक है, मेथड इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, E से एंजाइम और C से कमीशन। ठीक है, यानी ये इसका एब्रीवेशन है। इस मेथड को हम IEC भी कहते हैं। इन न्यू मेथड्स, ठीक है, न्यू मेथड के अंदर कहते हैं कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग द names to the enzymes are the basic function is the addition of the ASC। ठीक है, अब कहते हैं कि इसके अंदर आगे क्या आ जाता है जी, फर्स्ट इसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, डिहाइड्रोजिनेज आ जाता है। ठीक है, डी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, उसमें क्या था कि सबसे पहले नाम जो भी तो होता था सबस्ट्रेट का, उसके आगे ASC लगा दिया जाता था। इसमें भी ASC लगाया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल इसी को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी रिमूवल होना, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोजन की रिमूवल। तो आगे ASC यानी कि ऐसा इंजाइम है जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। इट इज़ एन इंजाइम्स दैट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा और रिमूव कर देगा किसको, रिमूव देयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करवा देगा। यानी ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करना है वहाँ पे जो है ना ये इंजाइम आके काम करेगा। ऑक्सीडेज आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेज भी इसी तरीके का है कि इट इज़ एन इंजाइम दैट कैटेलाइजेज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे भी यही कह रहा है कि सबस्ट्रेट चाहे कोई भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, तो उन रिएक्शंस में जो है ऑक्सीजन को ऐड करवाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए जो है ना ये ऑक्सीडेज इंजाइम आ जाएगा। यानी इसमें सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होगी, कोई भी हो सकती है, कहीं पर भी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन एडिशन है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो वहाँ पर ये इंजाइम आके काम कर लेगा। उसके बाद है जी हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, दीज आर द इंजाइम दैट बूस्ट अप द स्पीड ऑफ द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। अब इसमें भी सबस्ट्रेट को नहीं देखा जाएगा, यही न्यू मेथड और ओल्ड मेथड के अंदर डिफरेंस है स्टूडेंट। ये जो है इसके अंदर जो है ना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होती, सबस्ट्रेट चेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट बेशक चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी हाइड्रोलाइसिस करवानी है, वाटर की ब्रेक डाउन करवानी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हाइड्रोलाइसिस एंजाइम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लाइगेज और सिंथेटेज आ जाता है। ठीक है, लाइगेज जो है इट इज़ एन एंजाइम्स दैट प्रमोट और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इन विच द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द क्लीवेज ऑफ द ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यानी कि स्टूडेंट ये लाइगेज और जो सिंथेटेज इंजाइम्स हैं, ये दो इंजाइम्स हैं। ठीक है, इनमें से ये दोनों इंजाइम क्या करेंगे, उन रिएक्शंस को स्पीड अप कर देंगे जिसके अंदर ATP की ब्रेक डाउन होनी है। अब ATP क्या होता है स्टूडेंट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। कहीं पे अगर बॉडी में केमिकल रिएक्शन और उसके रिजल्ट में ATP की ब्रेक डाउन करनी है, तो वहाँ पे जो है ना या न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी है, वहाँ पे ये वाला इंजाइम्स जो है वो काम कर रहे होते हैं।